सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे की करंट अफेयर्स पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा जितना भी आपका स्कोर हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि इस वीडियो की रीच है वो भी बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मोनिशन। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मोनिशन के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसके बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं जो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मोनिशन है ये एक यूनिवर्सल ट्रीटी है दैट फोकसेस ऑन, जो फोकस करती है इरेडिकेटिंग क्लस्टर बॉम्ब, जो क्लस्टर बॉम्ब को इरेडिकेट करने पे फोकस करती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रीटी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मोनिशन है ये क्लस्टर बॉम्ब को इरेडिकेट करने पे तो फोकस करती है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रीटी नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रीटी नहीं है। अप्रोक्स 112 कंट्रीज़ ने बस अप्रोक्स इसको साइन कर रखा है, ठीक है। केवल 112 कंट्रीज़ ने इसको साइन कर रखा है। तो ये यूनिवर्सल ट्रीटी नहीं है, लेकिन हाँ क्लस्टर बॉम्ब को इरेडिकेट करने पे ये मेनली फोकस करती है। सेकंड बोल रहे हैं जितने भी नाटो के मेंबर्स हैं उन्होंने इस CCM को साइन कर रखा है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, सारों ने नहीं कर रखा है, बहुत सारों ने कर रखा है लेकिन सारों ने नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ऑल मेंबर्स ने इसको साइन नहीं कर रखा, कर भी रखा है, जैसे कि कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, UK हो गया, इन्होंने साइन कर रखा है। जैसे कि किसने साइन किसने कर रखा है? कनाडा हो गया, अभी बता रही थी मैं, कनाडा हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इनने इसको साइन कर रखा है, ठीक है। थर्ड है इंडिया हैज़ नॉट साइन दिस CCM। तो आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल इंडिया ने CCM को साइन नहीं कर रखा है, ठीक है। इंडिया ने CCM को साइन नहीं कर रखा। और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेशन हैं जिन्होंने साइन नहीं कर रखा है, जैसे कि हो गया US, रशिया, ठीक है, US, रशिया, चाइना, इंडिया, इजराइल, ठीक है। इन कंट्रीज़ ने साइन नहीं कर रखा है CCM को, और यूक्रेन ने भी इसको साइन नहीं कर रखा है, ठीक है। जो आजकल न्यूज़ में है, जो कंट्रीज़ US, रशिया, चाइना, इजराइल, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज़ ने CCM को साइन नहीं कर रखा है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में। करेक्ट स्टेटमेंट देखो, करेक्ट कितने हैं, कौन सी स्टेटमेंट है? फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या रॉन्ग है? फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है, यूनिवर्सल ट्रीटी नहीं है, और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है। केवल थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट हमारे इसके बारे में क्या है? करेक्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा वो, मैंने यहाँ पे सही का साइन लगा रखा है, इसीलिए मेरे को लगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। देखो, अब आपके मन में एक विचार जरूर होगा कि भाई अब क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में तो बता दिया, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन, तो ये क्लस्टर म्यूनिशन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात, ये क्लस्टर म्यूनिशन होता क्या है? देखो, क्लस्टर म्यूनिशन एक टाइप का एयर ड्रॉप्ड या फिर ग्राउंड लॉन्च्ड एक्सप्लोसिव वेपन होता है, ठीक है। या तो आप उसको एयर से ड्रॉप कर सकते हो या फिर ग्राउंड से लॉन्च कर सकते हो। इस टाइप का क्या होता है? एक्सप्लोसिव वेपन होता है जो रिलीज़ करता है या इजेक्ट करता है स्मॉल सब म्यूनिशंस, जिनको हम बॉम्बलेट्स कहते हैं, ठीक है। बॉम्बलेट्स कहते हैं। वाइड एरिया में एक बहुत ज़्यादा बॉम्ब की तरह जो फट जाता है उसको बोलते हैं क्लस्टर म्यूनिशन, ठीक है। ये क्यों डिज़ाइन किया जाता है? आदमियों को मारने के लिए, व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, रनवे को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पावर लाइन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या अदर टारगेट्स के लिए, ठीक है। इसका मेन टारगेट ये है। कुछ क्लस्टर म्यूनिशन जो है वो केमिकल्स को भी स्प्रेड करते हैं या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं, लैंड माइंस पे भी इफेक्ट करते हैं और लीफलेट्स को भी वो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कुछ जो है क्लस्टर म्यूनिशन इनको भी डिस्पर्स कर सकते हैं। क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में आपको पता चल गया। तो ये एक टाइप का वेपन होता है जिसमें से क्या निकलते हैं, जो वो निकलते हैं, ठीक है। ग्राउंड से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयर से भी ड्रॉप कर सकते हैं, और बहुत सारे सब म्यूनिशन इससे निकलते हैं। अब बात आती है कि भाई इनके चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है। मतलब क्यों ये इतने ज़्यादा वो हैं। देखो, क्लस्टर म्यूनिशन जो है ना, एक तो जहाँ पे भी आप किसी बम को फेंक दोगे वो क्या कर लेगा? इनडिस्क्रिमिनेटली हार्म करेगा सिविलियंस को, सिविलियन ऑब्जेक्ट्स को। इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसको क्या करेगा? वोलेट करेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, थोड़े से इनके चैलेंजेस हैं, ठीक है। इनका हाई फेलियर रेट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंसेस को ये पीछे छोड़ देता है जो बाद में
डेंजरस हो सकते हैं। एडिशनली ये कंटामिनेट कर सकते हैं वास्ट एरिया को लंबे टाइम तक। ठीक है, मान लो कि आपने अभी बम फोड़ा, वो लंबे एरिया तक कंटामिनेट करेंगे, उस एरिया को लंबे टाइम तक कंटामिनेट करेंगे। ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर के लिए वो और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। क्या कभी इनका यूज़ हुआ है? बहुत जगह इनका यूज़ हुआ है। देख लो, अफगानिस्तान वॉर में 2001 में यूएस ने क्लस्टर बम को मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंट रखा था। देखो, अफगानिस्तान वॉर में यूज़ हुए हैं, इराक में यूज़ हुए हैं, बैटल विद इराक में 2003 में, सीरियन सिविल वॉर में यूज़ हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसराइल में भी यूज़ हुए हैं सिविलियन एरियाज़ में, जो लेबनान के साथ उनका वॉर था ना 2006 में, उसमें भी इनका यूज़ हुआ है। और हाउथी रिबेल्स को निपटने के लिए भी मेनली सऊदी अरेबिया ने इनका यूज़ किया है। तो ध्यान रखना, ये कई जगह यूज़ भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनका यूज़ नहीं हुआ है, इनका यूज़ भी हुआ है। अब फिर बात आती है कि भाई बहुत सारे नेशंस उसको यूज़ कर रहे हैं, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए इतने ज़्यादा हार्मफुल हैं, तो इसको रोकने के लिए भी तो कोई कन्वेंशन लाया जाए। इसीलिए इनके यूज़, प्रोडक्शन, ट्रांसफ़र, स्टॉक पाइलिंग, हर एक चीज़ को रोकने के लिए 2008 में डबलिन में ये कन्वेंशन अडप्ट किया गया। कौन सा? कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मोनिशन। कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मोनिशन डबलिन में 2008 में अडप्ट किया गया। ठीक है, अभी इसमें कितने हैं? 112 नेशन स्टेट्स हैं। अभी इसमें 112 नेशन स्टेट हैं। इसको 2008 में अडप्ट किया गया। ठीक है, और ये फोर्स में कब आया? ये फोर्स में आया 2010 में। ठीक है, ये फोर्स में कब आया? 2010 में ये फोर्स में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक इसमें कितने 123 हो गए हैं। ठीक है, 123 ने इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और किस किस ने इसको साइन नहीं किया है? इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेशन है, जैसे अभी मैंने बताया था, इंडिया, यूएसए, रशिया, चाइना भी है इसमें। ठीक है, यूक्रेन, पाकिस्तान और इजराइल। ठीक है, पाकिस्तान एक और याद कर लेना, पाकिस्तान ने भी इसको साइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना है कुछ स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप सभी को पता होगा भाई, यही तो बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सेकंड बोले हैं, इन इंडियाज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया के कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं? लोकसभा को, आप सभी को पता है, होते हैं। थर्ड है, इन इंडिया सिंस 1963 कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। 1963 के बाद कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो साइन नहीं हुआ, मतलब सक्सेसफुल नहीं है। 27 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं। कितने आए हैं? 27 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं, लेकिन कोई भी पास नहीं हुआ है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ही बताना है। सबसे पहले है, एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एम्स एट रिमूविंग द पार्टी इन द गवर्नमेंट। आप सभी को पता है, जब भी कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वो पार्टी जो भी पावर में है, अगर वो पास हो जाता है तो उसको हटना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हटना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। सेकंड है, कोई भी जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की डिबेट हो रही हो तो पार्टिसिपेटिंग एमपीज जो हैं वो नेशनल और स्टेट इश्यूज़ को रेज कर सकते हैं, बिल्कुल रेज कर सकते हैं। थर्ड है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा में ये स्पेसिफाई किया गया है कि कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर एडमिट हो जाए तो जो डिबेट है वो कितने दिन के अंदर स्टार्ट हो जाना चाहिए? बोल रहे 30 दिन के अंदर, नहीं 10 दिन के अंदर स्टार्ट हो जानी। कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर स्टार्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, जब भी मोशन एक्सेप्ट हो जाए उसके 10 दिन के अंदर जो है जो डिबेट है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, 30 दिन के अंदर नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो एक गलत है, दो सही है, तो दो सही है इसमें। तो हमारा आंसर क्या होता है? बी। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आसान था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? हमें बताना नॉमिनल जीडीपी के बारे में। आप सभी को पता होगा, दो टाइप की जीडीपी होती है, एक नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो टोटल मार्केट वैल्यू होती है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, बिल्कुल उसी को बोलते हैं। सेकंड बोल रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी जो है वो रियल जीडीपी से ड्राइव की जाती है, उसमें से इन्फ्लेशन को हटा के। तो आप सभी को पता होगा, रियल जीडीपी जो है वो होती है नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन को हटा के। ठीक है, तो ये उल्टा लिख रखा है कि रियल जीडीपी होती है नॉमिनल जीडीपी में से जब हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि रियल जीडीपी होती है नॉमिनल जीडीपी माइनस जो इन्फ्लेशन अगर उसमें से माइनस कर देते हैं। थर्ड है, जो FRBM एक्ट है वो स्टिपुलेट ये बताता है कि टोटल बोरोइंग या जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितने % ऑफ नॉमिनल जीडीपी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप सभी को पता है 6% नहीं है, टारगेट कितना है? 3%।
अपने बजट पढ़ा होगा, उसमें भी ये भी डेटा जो है आराम से आते हैं, ठीक है। तो FRBM में कितना है कि 3% नॉमिनल GDP से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए हमारा क्या फिजिकल डेफिसिट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, बताने करेक्ट स्टेटमेंट तो केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी क्या है इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, देख लेते हैं। सबसे पहले है नेट जीरो एमिशन का मतलब है जितने भी कार्बन एमिशन हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में वो कुछ मेथड से एब्जॉर्ब कर लिए जाएं। नेट जीरो एमिशन का मतलब नेट जीरो होना चाहिए। मान लो आपने कहीं से एमिशन किया तो कहीं और से उसको एब्जॉर्ब कर लो, यही मतलब होता है नेट का जीरो एमिशन का। तो यही बोल रहे हैं कि जितने भी कार्बन एमिशन है वो कहीं, जितने भी कार्बन हमने एमिट कर दिए वो क्या हो जाने चाहिए, एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए, ठीक है। जो एमिशंस हैं जितने भी वो क्या हो जाने चाहिए, एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। तो एब्जॉर्ब किस किस तरीके से हो जाना चाहिए, या तो आप फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज कर दो या मैन मेड एमिशंस को डिक्रीज कर दो। बिल्कुल इन दोनों ही मेथड से नेट जीरो एमिशन हो सकता है, बिल्कुल ये तो सही स्टेटमेंट दे रखी है। सेकंड है एनी ऑयल या गैस प्रोजेक्ट जो जिसमें एटलीस्ट 1 बिलियन टन कार्बन CO2 का एमिशन हो अपने लाइफ टाइम में, उसको कार्बन बॉम्ब कहते हैं। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, कार्बन बॉम्ब किसको बोलते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है। अगर कोई भी ऑयल या गैस का प्रोजेक्ट, अगर कोई भी ऑयल या गैस का प्रोजेक्ट अपनी लाइफ टाइम में 1 बिलियन टन CO2 का एमिशन कर देता है तो उसको बोलते हैं कार्बन बॉम्ब। उसको क्या बोलते हैं, कार्बन बॉम्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर डेफिनेशन भी आ जाती है, ये ऐसे क्वेश्चंस कई बार मेंस में आ जाते हैं कि कार्बन बॉम्ब किसको बोलते हैं। अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होगी तो सही है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। गार्जियन, डी गार्जियन आपने सुना होगा ना, डी गार्जियन, उसमें ये डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। उसमें थी कार्बन बॉम्ब क्या होता है, ठीक है। डी गार्जियन ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि ये क्या होता है कार्बन बॉम्ब, तो ये होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, करेक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें बताने इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, दोनों ही करेक्ट है क्योंकि, तो इनकरेक्ट तो डी, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, डी, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, एलुवियल सोइल के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले एलुवियल सोइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो आप सभी को पता होगा कि बिल्कुल भाई एलुवियल सोइल में ये सारे ही प्रोपोर्शन में सही होते हैं, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोल रहे हैं दीज सोइल्स आर नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन एंड पल्सेस। तो आप सभी को पता होगा कि एलुवियल सोइल तो भाई मतलब वहाँ पे शुगर केन तो उगाया ही जाता है, ठीक है। आप सभी को पता है नॉर्दर्न इंडिया में मेनली एलुवियल सोइल पाई जाती है और मेनली यूपी में तो शुगर केन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब ये तो उल्टी स्टेटमेंट दे रखी है कि ये सूटेबल नहीं होती, भाई बिल्कुल सूटेबल होती हैं। ग्रेन्स जो भी हमारे हो गए, वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ये सारी उगाई जा सकती हैं। थर्ड है दे आर वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आर नॉट फाउंड इन पेनिनसुलर प्लेटा। देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में तो बिल्कुल है कि पाई जाती हैं, लेकिन क्या पेनिनसुलर रीजन में बिल्कुल नहीं पाई जाती, नहीं भाई पाई जाती हैं। जैसे कि पेनिनसुलर प्लेटो में कहाँ पाई जाते हैं, जैसे कि कोस्टल जो रीजन हो गए, रिवर वैल्यूज होगी, ठीक है, कोस्टल रीजन हो गए, रिवर वैलीज होगी, वहाँ तो पाई ही जाती है एलुवियल सोइल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड जो हाफ जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। केवल एक ही स्टेटमेंट हमारी इसमें करेक्ट है, वो है फर्स्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है, बोल रहे हैं कि देखो 3-4 फॉरेस्ट दे रखे हैं, ये किसके बारे में है। सबसे पहले ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इंडिया में कौन से सबसे ज़्यादा मतलब जो है वो फॉरेस्ट है, आप सभी को पता है डेसिडुअस फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सेकंड है दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट अलोंग विद फुटेज ऑफ हिमालयाज, वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। और ये इनमें रेनफॉल 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक का होता है। तो याद रखना ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में ही मेनली बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वेट भी हो सकते हैं, ड्राई भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं कि जितने भी नेचुरली अकरिंग अर्थक्वेक्स होते हैं वो लिथोस्फेयर में होते हैं। तो आप सभी को पता है बिल्कुल भाई वो तो लिथोस्फेयर में होते हैं मेनली जो अर्थक्वेक्स होते हैं नेचुरली अकरिंग। सेकंड है जितना डेंसर मटेरियल होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी अर्थक्वेक वेव्स। क्या आपको पता 2 टाइप की वेव्स होते हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। और जो बॉडी वेव्स हैं वो उतनी ही ज़्यादा ट्रैवल करेंगी जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है वेव्स की, ठीक है, ध्यान रखना। तो जितना डेंसर मटेरियल होगा उतनी ही ज़्यादा मोर इज द वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो ये उल्टा स्टेटमेंट दे रखी है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तीसरा बोल रहे हैं कि जो सरफेस वेव्स होती हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं बॉडी वेव्स से। आप सभी को पता है बिल्कुल भाई जो सरफेस वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं बॉडी वेव्स से। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैं बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है,
करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लड कैसे होएंगी, फ्लड किससे होती हैं। देखो अगर कोस्टल एरियाज़ में स्टॉर्म सर्ज आ जाए तो उससे तो हो जाएंगी बिल्कुल, फ्लड बिल्कुल हो जाएगी। दूसरे बोल रहे हैं अगर सोइल का इनफिल्ट्रेशन, देखो सोइल में क्या होता है, मान लो कि ये किसी सरफेस पे सोइल है, ये क्या कर रही है, अपने में से वाटर को नीचे जाने दे रही है। अगर ये इनफिल्ट्रेशन जो ग्राउंड में वाटर जा रहा है ये कम हो जाए, अगर ये कम हो जाएगा तो ऊपर ही पानी ज़्यादा बहेगा ना। अगर ऊपर ज़्यादा पानी बहेगा तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा फ्लड आ जाएगी, तो बिल्कुल वहाँ पे भी फ्लड आ जाएगी। थर्ड है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर चैनल एक्सीडिंग सरफेस रन ऑफ। बोल रहे हैं कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर जा, देखो अगर सरफेस, अगर जितना मान लो कि ये रिवर है, रिवर की अगर सरफेस इस पे जो पानी बह रहा है अगर वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लड आएगी ना, समझ रहे हो। अगर रिवर की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो फ्लड नहीं आएगी, समझ रहे हो। अगर कोई भी रिवर ज़्यादा पानी को कैरी कर सकती है और उसमें पानी आ रहा है कम, तो इसका मतलब फ्लड नहीं आएगी। फ्लड कब आएगी, जब उसका जो सरफेस रन ऑफ है, जब उसमें जितना पानी आ रहा है वो ज़्यादा है उसकी कैरिंग कैपेसिटी से, जितना वो कैरी कर सकता है, तो क्या आएगी, फ्लड आएगी, ठीक है। तो क्या आएगी, फ्लड आएगी। अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है सरफेस रन ऑफ से तो क्या होगा, तो फ्लड नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये उल्टी स्टेटमेंट दे रखी है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। हमें बतानी करेक्ट स्टेटमेंट, फ्लड कब कब आएगी, केवल दो ही केसेस में इनमें क्या हमारी क्या है, फ्लड आएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, लैंडस्लाइड्स के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि कौन सा एरिया जो है वो लैंडस्लाइड्स के लिए सबसे लीस्ट ससेप्टेबल, आप खुद ही देख लो, ठीक है। सबसे पहले विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। देखो मान लो कि कोई भी माउंटेन्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स है, उनका कोई विंडवर्ड साइड है, अगर यहाँ पे बार बार बारिश हो रही है तो वहाँ के माउंटेन्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाएंगे लैंडस्लाइड के लिए। वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो ज़्यादा मतलब ससेप्टेबल हो जाएंगे। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी वो थोड़ी डिले हो जाएंगी, वहाँ की मिट्टी ढीली हो जाएगी, वहाँ के, समझ रहे हो, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये तो लिस्ट ससेप्टेबल नहीं है, वहाँ ज़्यादा होगी। फिर यंग माउंटेनस एरिया इन हिमाचल बोल रही हूँ, हिमाचल याद आ रहा है, ठीक है, हिमालयाज़ में बोल रहे हैं यंग माउंटेनस एरियाज इन हिमालयाज़। देखो हिमालयाज़ में अगर यंग माउंटेन्स हैं, आप सभी को पता है अब कितने लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं हिमाचल में ही, देख लो यहाँ पे यंग माउंटेनस एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है, तो यहाँ पे भी लिस्ट ससेप्टेबल नहीं है। फिर खासी हिल्स, आप सभी को पता है मेघालय या उस साइड नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, मैक्सिमम माशिनराम या मेघालय, वहाँ पे बारिश होती है। तो जहाँ वहाँ के जो हिल्स होंगी वहाँ पे क्या होती है, मोर फ्रीक्वेंट रेनफॉल होती है, और जहाँ पे फ्रीक्वेंट रेनफॉल होगी वहाँ पे लैंडस्लाइड के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे भी कम चांसेस नहीं है, तो बच गया एक लास्ट वाला, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। तो इसी नोट पे आज के हमारे जो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है, और अपने कमेंट और अपने जो स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, और प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।